सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बो कंप्लीट हो सके अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। अब आज एक बार बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे और चीज़ों को समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इनमें कंपेयर कर रहा था, ठीक है। और मैंने इसे मैंने इसे 1 रुपये का सिक्का कहा, इसे 100 रुपये का नोट कहा, और रेजोनेंस को मैंने कहा कि ये 2000 का नोट है। जब 1000 का नोट चलता था तो मैं इसे 1000 का नोट कहता था। अभी करेंसी बंद हो गई 1000 वाली, तो मैं इसे 2000 का नोट कहता हूँ। मुझे करेंसी के हिसाब से चलना बहुत एसेंशियल लगता है। खैर, आज हम लोग वो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा आइडिया रेजोनेंस के बारे में लेंगे। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है कि अगर किसी ग्राउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हों, मतलब हर एक उनका सबका एक एक पेज खुला पड़ा हो, और आप उन्हें अगर ईगल आई से देखते हैं, बहुत ऊपर से देखते हैं, तो हर पेज में आपको एक चीज दिखेगी, उसका नाम है रेजोनेंस। ठीक है। तो रेजोनेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जो लोग अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं या देखेंगे, उसमें से 99.999% लोगों को रेजोनेंस क्या होता है नहीं पता है। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आइडिया लेंगे, लिटिल आइडिया। फिर आइडिया लेने के बाद में हम लोग वो इंडक्टिव इफेक्ट पे आएंगे। ठीक है। तो देखिए, आइडिया अबाउट रेजोनेंस है ना। रेजोनेंस का थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, दैट व्हाट इज अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस। Why we study resonance? Yes. No, not a stability at all. रेजोनेंस का अल्टीमेट टारगेट है, टू फाइंड आउट। सुनिएगा ध्यान से, आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने। टू फाइंड आउट रियल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी मॉलिक्यूल की या आयन की रियल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, दैट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस, टू फाइंड आउट द रियल स्ट्रक्चर। ठीक है। मान लीजिए, सुनिएगा, मेरे पास में ये 3 कंटेनर है, ठीक है।
पहले वाला कंटेनर जो है वो पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा कंटेनर आधा भरा है और तीसरा जो है वो खाली है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, और क्या है कि यहां पर ये प्रिक हो रखा है। प्रिक हो रखा है मतलब स्पेस है, स्पेस है मतलब दीज कंटेनर्स आर इंटरकनेक्टेड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिस सिस्टम कैन एग्जिस्ट, दिस सिस्टम कैन एग्जिस्ट, क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है? यहां से प्रिक किया हुआ है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इसमें आधा पानी है, ये खाली पड़ा है, हाँ फुल्ली फिल्ड, ठीक है, इट इज हाफ फिल्ड। और वो लास्ट वाला खाली है। तो क्या ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। आप एग्री करते हैं, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से एग्री किया। तो मुझे एक बात बताओ, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस, आप देखिए इस मॉलिक्यूल में इस जगह डबल बॉन्ड है, इस जगह सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मैं इस सिस्टम को कुछ ऐसे बना सकता हूं क्या? 3 कंटेनर, डबल बॉन्ड मतलब पूरा भरा हुआ मान लिया, ये आधा भरा हुआ मान लिया, और ये क्या है? खाली। मैं यहां से प्रिक कर देता हूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है क्या? ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है? मैंने प्रिक कर दिया, ये इंटरकनेक्टेड है, फिर से आप कहेंगे नो, नहीं कर सकता। ये इसी के साथ में रिजेंबल कर रहा है। आप देखिए, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, this kind of structure cannot exist। ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्या आपको सिर्फ इतना सा क्लियर है? आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या इतना सा क्लियर है आप लोगों को? इतना सा क्लियर है? बस मैंने ये बताया कि ये 3 कंटेनर है, उसमें एक पूरा भरा हुआ है, एक आधा भरा हुआ है, एक खाली है। क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं तो ये एग्जिस्ट कर सकता है? तो आपने कहा नहीं, नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता, ये आपने मान लिया। बहुत बढ़िया। और इससे रिजेंबल मैंने इसको करवाया, ये डबल है, सिंगल है, पॉजिटिव है, ये अपने पास में ऐसा सिस्टम अगर होगा तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब यहां देखो, तो क्या ऐसी कोई स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस, क्या ऐसी कोई स्ट्रक्चर वास्तविकता में एग्जिस्ट कर सकती है? क्या इन रियल ऐसा कोई आयन सॉल्यूशन में मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। मतलब ऐसी कोई चीज मुझे दुनिया में नहीं मिलती है, ठीक है, ओके। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तो नहीं मिलता है, तो किस फॉर्म में मिलता है उसको आइडेंटिफाई करना या उसके मॉलिक्यूल को बनाना, या एग्जैक्टली किस फॉर्म में मिलता है ये पता लगाना काम है रेजोनेंस का। सुनिएगा, क्या आप मानते हैं कि इस आयन में क्या आप मानते हैं इस आयन में लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन रिच है और राइट साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है?
राइट साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या पैसा मानते हैं? तो क्या आप ये भी मानते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिकली नेचुरली, इस आयन में नेचुरली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट साइड से राइट साइड में हो रहा होगा? नेचुरली क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट साइड से राइट साइड में हो रहा होगा? हो रहा होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां कम है। इलेक्ट्रॉन हो, हवा हो, पानी हो, हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेचुरली होता है, हम लोग इंसान हैं, ठीक है, तो इंसान, हम लोग उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सुनिएगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट्स व्हाट रेजोनेंस इज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। हम क्या करेंगे, ये एक स्ट्रक्चर है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, एक स्ट्रक्चर है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हम इसकी रियल स्ट्रक्चर जो वास्तविकता में एग्जिस्ट करती है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हमने कहा कॉन्सेप्ट क्या है, रेजोनेंस। मैंने बताया आपको व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस। अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस टू फाइंड आउट a real structure of a molecule or ion. That is the ultimate target of resonance, to find out the real structure. अब यहां देखिए, ये मेरे पास में, इसको मैं बोल सकता हूं अलाइल कार्बोकेटाइन। इसका नाम क्या होता है? ठीक है, कार्बोकेटाइन है, बात खत्म करो। अलाइल कार्बोकेटाइन नहीं बोल रहे, सिर्फ कार्बोकेटाइन बोल रहा हूं, ठीक। तो मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो हाइब्रिड बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो हाइब्रिड बनेगा, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड ही किसी मॉलिक्यूल या आयन की रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मैं क्या बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सुनिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होता है, कुछ ऐसे होगा। ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास कुछ ये बनेगा, CH2 प्लस, यहां पर CH माइनस, मतलब माइनस का मतलब लोन पेयर, और CH2 प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल। प्लस का मतलब क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या होगा जब बॉन्ड बनेगा? तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा, यस और नो? क्या एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां से ट्रांसफर होगा, यस और नो? यस और नो? जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा तो कुछ ऐसा सीन आएगा, CH2 प्लस CH, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, यस और नो? जब ऐसा होगा तो क्या दोनों में बॉन्ड बन जाएगा? इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल, यस और नो? जब बॉन्ड बन जाएगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो क्या मैं बोल सकता हूं फाइनल स्ट्रक्चर इससे मेरे पास में कौन सी अचीव होगी? दिस। ये मेरे पास में एक स्ट्रक्चर थी, उसको मैंने बोला RS1, रॉयल स्टेग नहीं है इसका मतलब, RS1 नॉट रॉयल स्टेग। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये मुझे मिली RS सेकेंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, फाइनली मुझे ये मिली,
ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं इसको एक बार आप नोट डाउन करिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। थोड़ा सा नोट डाउन करिए इसे। तो देखिए, मेरे पास में ये था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, इसे मैं कह रहा हूं RS फर्स्ट, ठीक है, और इसे मैं कह रहा हूं RS सेकेंड। इज इट क्लियर? जब मैं कहता हूं हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर, उसका मतलब क्या है? मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। आप लोग हाइब्रिड जानते हैं? हाइब्रिड के नाम पे आपने कभी खच्चर का नाम सुना है? खच्चर, है ना? खच्चर जो होता है उसमें गधा भी होता है और घोड़ा भी होता है, वो दोनों का हाइब्रिड है ना? तो यहां पर जो हाइब्रिड होगा या जो रियल स्ट्रक्चर होगी, जिस फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, वो इन दोनों का मिक्सचर है। यस और नो? क्या वो इन दोनों का मिक्सचर है? हाइब्रिड मतलब क्या होता है? दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर। अच्छा एक बात बताओ, जब रेजोनेंस अपन करवाते हैं, रेजोनेंस होता नहीं है, सुन रहे हो? नेचर में रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस इंसान ने बनाया है, इंसान करवाता है टू फाइंड आउट द रियल स्ट्रक्चर। सुन रहे हो बात को? जब हम लोग रेजोनेंस करवाते हैं तो हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं? कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। किसी भी केस में मॉलिक्यूल का स्केलेटन ब्रेक नहीं होता, जो मॉलिक्यूल का ढांचा है वो ब्रेक नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। इसलिए मैं रियल स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड को सबसे पहले एज इट इज लिख रहा हूं, क्योंकि वो कभी ब्रेक नहीं होता, वो कभी ब्रेक नहीं होता, वो कभी ब्रेक नहीं होता। तो मैंने एज इट इज लिख दिया, एज इट इज लिख दिया, एज इट इज लिख दिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? पाई बॉन्ड तो ब्रेक होता है, हाँ, पाई बॉन्ड तो ब्रेक होता है। तो देखते हैं पाई बॉन्ड की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। देखो, पहले RS1 को ऑब्जर्व करते हैं और पाई बॉन्ड्स को देखते हैं। ये जो बॉन्ड दिख रहा है वो कौन सा है? इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड दिख रहा है, कौन सा है? डबल है कि सिंगल है? डबल है कि सिंगल है? डबल है कि सिंगल है? तो आप कहोगे डबल है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? डबल है कि सिंगल है? डबल है कि सिंगल है? डबल है कि सिंगल है? तो आप कहोगे सिंगल है। मतलब ये जो बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड होगा, ये इन दोनों बॉन्ड्स का हाइब्रिड होगा, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो बॉन्ड होगा वो इन दोनों बॉन्ड्स का क्या होगा? वो इन दोनों बॉन्ड्स का क्या होगा? हाइब्रिड होगा। इन दोनों बॉन्ड्स का हाइब्रिड होगा, मतलब डबल भी होगा, सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, सिंगल भी होगा, कभी सिंगल कभी डबल, मतलब पार्शियली डबल, ठीक। अब मैं अगर इस बॉन्ड को ऑब्जर्व करता हूं, इस बॉन्ड को ऑब्जर्व करता हूं, सिंगल दिख रहा है? क्या सिंगल दिख रहा है? ये बॉन्ड डबल दिख रहा है, कभी सिंगल कभी डबल, ये जिंदगी है, कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। इस बॉन्ड को क्या बोलूंगा? पार्शियल डबल, पार्शियल डबल। अब अच्छी बात, इतनी बात होगी, अब चार्ज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या इस कार्बन के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? क्या इस कार्बन के ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है? इस कार्बन के ऊपर नहीं दिख रहा, इसके ऊपर दिख रहा है। यस यस यस, पूरा पॉजिटिव। कभी चार्ज है कभी नहीं है, कभी चार्ज है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव। इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब कोई चार्ज नहीं है।
इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? हाँ है। उसके ऊपर नहीं है, कभी नहीं कभी है, कभी नहीं कभी है, कभी नहीं कभी है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड है, या मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, जो इस मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या हुआ, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोलेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कैसे हुआ? वाया डीलोकेलाइजेशन, वाया डीलोकेलाइजेशन। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया, तो क्या बोलेंगे, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वाया डीलोकेलाइजेशन। क्या बात क्लियर है? यस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाइपोथेटिकल होती है, पेपर पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ बोर्ड पे भी हो सकती है, जमीन में बनाओगे तो वहां भी बन सकती है, लेकिन इन रियल टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन में नहीं होती है ना, हाइपोथेटिकल होती है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, RS1 RS2, ये मेरे पास में क्या है, हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर। तो साथियों रेजोनेंस हमने करवाया है, रेजोनेंस नेचर में नहीं होता है। कई लोग कहते हैं रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अरे भाई, रेजोनेंस से कुछ नहीं बढ़ता है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी को शो करने का तरीका है। किसने निकाला वो तरीका? इंसान ने। नेचर में नहीं होता है सब। क्या इतना क्लियर है आप लोग को? इतना क्लियर है क्या सब लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये इंसान ने बनाया। बिल्कुल सारे रेजोनेंस सेम है भाई, केमिकल बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस ही रेजोनेंस सब सेम है। अब यहां देखो, एक और चीज देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये है, मैं बहुत सिंपल आइंस ले रहा हूं क्योंकि यही सिस्टम एग्जिस्ट करेगा आगे जाके। क्या आप ये कहते हैं, मुझे बताओ कि ज्यादा इस मॉलिक्यूल में राइट साइड जो दिख रहा है, जो राइट साइड दिख रहा है, तो राइट साइड दिख रहा है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, और लेफ्ट साइड क्या है, न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा बताओ? राइट टू लेफ्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? यस और नो? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बता चुका हूं, लोन पेयर होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? ये नेगेटिव चार्ज प्रेशर क्रिएट करेगा इसमें, प्रेशर कि भाई तू हट यहां से, हट यहां से, मुझे अपना चार्ज खत्म करना। बिकॉज एट द एंड कार्बन हेट्स चार्ज, एट द एंड कार्बन हेट्स चार्ज। कार्बन को चार्ज से नफरत है, हट यहां से हट। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होते यहां पर वही कंडीशन आएगी, बता देता हूं एक बार, वापस बता देता हूं। क्या बन जाएगा? CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल, CH2 माइनस लोन पेयर। ठीक है, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होगा, उससे क्या बनेगा? CH2 माइनस CH, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर। फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये बात मैं करोड़ों साल पहले बता चुका हूं। इवन आर्की बैक्टीरियाज को भी ये बात पता है कि फ्री रेडिकल्स में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या बन जाएगा? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास में थी, इससे फाइनल स्ट्रक्चर ये बनी। ये जो स्ट्रक्चर थी उससे फाइनल स्ट्रक्चर ये बनी। क्या मैं इसको RS1 कह सकता हूं? क्या मैं इसको RS2 कह सकता हूं?
ये बात नहीं समझ में आया आपको? नेगेटिव चार्ज के पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है? अरे सुनो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव के पास में पॉजिटिव लाएंगे। इंसानों ने काम किया है, इंसान ही आगे बताएंगे। काम इंसानों का है रेजोनेंस। नेगेटिव के पास में क्या लाएंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव के पास में क्या लाएंगे? पॉजिटिव होगा तो उसके पास में क्या लाएंगे? नेगेटिव। देखो ना एक बार, अरे देखो इधर देखो, अरे घबराओ मत, नहीं आया था ये पहले। जब पॉजिटिव था, जब पहले पॉजिटिव था तो उसके पास में क्या लाए अपन? नेगेटिव। क्यों लाए? नेगेटिव लाए क्यों लाए? नेगेटिव लाए क्यों लाए? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन में होता है। अगर पॉजिटिव है तो पास में नेगेटिव लाना पड़ेगा, नेगेटिव होगा तो पास में पॉजिटिव लाना पड़ेगा। अब की बार मेरे पास में क्या है? मेरे पास में नेगेटिव है तो उसके पास में क्या लाऊंगा मैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। यहां 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, यहां पर कुछ है ही नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर मेरे पास में हो गई। एक स्ट्रक्चर ये हो गई, और दूसरी स्ट्रक्चर मेरे पास में ये हो गई। इसे मैं क्या बोलूंगा? RS1। इसे मैं क्या बोलूंगा? RS। सिर्फ मैंने आइडिया दिया है। पता है, रेजोनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो सकती है। रेजोनेंस इज वेरी बिग टॉपिक। ठीक है, तो अभी मैं आइडिया दे रहा हूं सिर्फ। क्या बनाएंगे? पहले सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पहले सारे के सारे कौन से बॉन्ड बनाएंगे? अरे जग जाओ भाई, पहले सारे के सारे कौन से बॉन्ड बनाएंगे? डबल दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, डबल है, सिंगल है। मतलब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल भी होगा और डबल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों साथ में होंगे। सिंगल भी होगा, डबल भी होगा। ये बॉन्ड कैसा होगा? बोलो। यहां डबल दिख रहा है, यहां डबल दिख रहा है, यहां सिंगल दिख रहा है, यहां डबल दिख रहा है, मतलब सिंगल भी है, डबल भी। ठीक है, क्या चार्ज यहां बता सकते हैं? 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव, नेगेटिव 0, मतलब पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर 0 0, 0 0, कोई चार्ज नहीं होगा। या नेगेटिव 0, नेगेटिव 0, नेगेटिव 0, पार्शियल नेगेटिव। दिस इज द हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर ऑफ एनआई। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं भाई, एक और देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 फ्री रेडिकल। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज, मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में जो बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है, इस बात को आप लोग नोट करिएगा, नोट करिएगा एक बार जो मैं कह रहा हूं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉन्ड ब्रेकडाउन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डिमांड। ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड is always on the demand। ये सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी वैल्यू आपको जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? इट इज बेस्ड ऑन द डिमांड। इट इज बेस्ड ऑन द डिमांड, कि डिमांड क्या है, डिमांड क्या है। ठीक है, बताइए। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर है, पाई बॉन्ड यहां पर है, कुछ खास दोनों तरफ ही सिस्टम न्यूट्रल है। इस तरफ भी कहूंगा न्यूट्रल है,
इस तरफ भी कहूंगा सिस्टम तो न्यूट्रल ही है, ठीक है। फिर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि हमको पता है फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबसे पहली बात आपसे जानना चाहता हूं, जो एक फ्री रेडिकल होता है, सुनिएगा, जो एक फ्री रेडिकल होता है वो किससे कंबाइन करता है? एक जो फ्री रेडिकल होता है वो किससे कंबाइन करता है? बहुत बढ़िया। एक फ्री रेडिकल हमेशा हमेशा फ्री रेडिकल के साथ ही कंबाइन करता है, ठीक है। तो अगर यहां फ्री रेडिकल है, यहां फ्री रेडिकल है, तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि फ्री रेडिकल के पास में क्या बने? फ्री रेडिकल के पास में क्या बने? फ्री रेडिकल के पास में क्या बने? फ्री रेडिकल बने। तो बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे। इस एक एरो का मतलब क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रह गया, समझ रहे हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये एरो बनाते हैं, ये फिशर सुक बोलते हैं इसे, फिशर सुक। जिसका इलेक्ट्रॉन था, जिसका इलेक्ट्रॉन था उसी के पास रहा, उसी के पास रहा, ठीक है। और इस एरो का मतलब क्या है? दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास आ गया। मेरे पास आ गया मतलब एक एटम के पास आ गया, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉन था उसी के पास रहा। तो अगर मैं ऐसे बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहा हूं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा, ये नेचर कर रहा है, नेचर कर रहा है, क्योंकि यहां फ्री रेडिकल है, यहां भी फ्री रेडिकल बनेगा। तो जब फ्री रेडिकल बनेगा तो देखो क्या होगा, CH2, यहां फ्री रेडिकल, इस तरफ फ्री रेडिकल बन गया, यहां फिर रेडिकल, और यहां तो पहले से फिर रेडिकल था। इन दोनों में क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन क्या क्या बन जाएगा? CH2 फिर रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये मेरे पास में क्या मिल गई मुझे? RS2। ये क्या था मेरे पास में? RS फर्स्ट। उससे क्या मिल गया मुझे? RS सेकेंड, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल क्या बन गया? CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मुझे चाहिए हाइब्रिड, अगर मुझे चाहिए हाइब्रिड, अगर मुझे चाहिए रियल स्ट्रक्चर, अगर मुझे चाहिए रियल स्ट्रक्चर, तो पहले मैं क्या करूंगा? सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता। इस बॉन्ड को देखो कैसा दिख रहा है, ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है? जल्दी बोलो, ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है? ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है? डबल। ये कैसा दिख रहा है? सिंगल। ये कैसा दिख रहा है? डबल। ये सिंगल, मतलब सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? सिंगल और डबल, मतलब दोनों के बीच का बॉन्ड होगा, है ना। ये वाला बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको? सिंगल दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है? डबल दिख रहा है। डबल दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, डबल दिख रहा है, सिंगल, दोनों के बीच का, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, इस कार्बन के ऊपर क्या होगा? यहां कुछ नहीं है, यहां फिर रेडिकल है, कभी फिर रेडिकल है, कभी कुछ नहीं है, कभी फिर रेडिकल है, कभी कुछ नहीं है, कभी फिर रेडिकल है, कभी कुछ नहीं है, मतलब पार्शियल फ्री रेडिकल। सुन रहे हो? पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल। इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहां जीरो, यहां फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल,
ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइपोथेटिकल है। हाँ, एक क्वेश्चन आया टाबर का कि सर आप कह रहे हैं सब हाइपोथेटिकल है, अब आप कह रहे हो नेचर कर रहा है, नेचर में पहले से ऐसा हुआ होता है। देखो 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 देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से देखो, एक बहुत काम की बात। एक रिएक्शन में, प्राचीन समय की बात है, एक रिएक्शन में कुछ ऐसे केटाइन का फॉर्मेशन हुआ। प्राचीन समय की बात है, ऐसे केटाइन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सुनिएगा, इस केटाइन को एनएमआर से, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से, एनएमआर से, जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता करने की टेक्निक है। एनएमआर क्या होती है? मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को पता करने की टेक्निक है। क्या? एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक, जब एनएमआर से इसे चेक किया गया तो ऐसा मिला कि ये बॉन्ड, इस बॉन्ड की लेंथ सिंगल से कम है और इस बॉन्ड की लेंथ डबल से ज्यादा है। इसकी लेंथ क्या है? सिंगल से कम और इसकी डबल से ज्यादा। मतलब क्या था ये? पार्शियली डबल। दोनों क्या थे? अच्छा, दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम थी, पार्शियल डबल थे। जब इस कार्बन के ऊपर चार्ज को देखा गया तो ऐसा मिला कि इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम था। इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या था? सेम। और तब ये सब कॉन्सेप्ट आए हैं। रेजोनेंस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई अरबों सालों से नहीं चल रहा है, कोई अरबों सालों से नहीं चल रहा है। इनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया तो मिला कि इन दोनों, इसके ऊपर भी चार्ज सेम है, इसके ऊपर भी चार्ज सेम है, ये बॉन्ड भी सेम है, ये बॉन्ड भी सेम है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा ऐसे हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तब ये बना। तो आज का अपना टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। टॉपिक का नाम लिखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, इट इज permanent displacement. It is permanent displacement of sigma bond electrons due to difference of electronegativity. Due to difference of electronegativity. ठीक, यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में टोलुइन है। ठीक है, टोलुइन में जो कार्बन आपको ऊपर दिख रहा है, उस कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। जो कार्बन यहां दिख रहा है उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जो कार्बन यहां दिख रहा है उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या है? sp2। क्या मैं कहता हूं कि sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.50 होती है? क्या मैं कहता हूं कि 2.50 होती है? क्या 2.50 होती है? क्या मैं कहता हूं कि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है? क्या मैं कहता हूं कि 2.75 होती है? तो क्या मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ शिफ्ट होंगे? क्या मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ शिफ्ट होंगे? क्या मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ शिफ्ट होंगे? जब मैं ये कहूंगा
तो क्या मैं कहूँगा कि बेंजीन जो है उसका माइनस आई इफेक्ट है, और क्या मैं कहूँगा कि इसका प्लस आई इफेक्ट है। तो परमानेंटली इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ डिस्प्लेस रहेंगे? बेंजीन की तरफ डिस्प्लेस्ड रहेंगे। किसमें? टोलुइन में। कंप्लीट देखो, कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता। जैसे Na और Cl है, इनका बॉन्ड ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या हो जाता है? कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे पास में Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, लेकिन जो CH3Cl होगा उसमें ये कंडीशन नहीं होगी। CH3Cl में ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी तरफ होंगे, ठीक है। तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन एज इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, इसको तो मत छेड़ो भी। कुछ तुम लोग सेल्फ कंफ्यूज होते हो, तुम्हारी आदत हो चुकी है, तुम लोगों की आदत हो चुकी है सेल्फ कंफ्यूज होने की। मैं सेल्फ कंफ्यूज नहीं करना चाहता तुम लोग। यहाँ देखो, क्या पहली लाइन क्लियर है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, क्या पहली लाइन क्लियर है? उसका दूसरी लाइन लिखूंगा मैं। बहुत बढ़िया, दूसरी लाइन देखो। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड with respect to hydrogen। जैसे आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नाम सुना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मानते हैं। होता कितना है मुझे नहीं पता, साइंटिस्ट को पता है? नहीं पता। हमने कितना माना? 0 मान लिया, ठीक, हमने मान लिया। तो ऐसे ही हमने हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना माना है? 0, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी का इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन करेंगे। तो हमने क्या बोला? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 0। जो हाइड्रोजन है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इतना क्लियर है सब लोगों को? अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा, ठीक। 2 पॉइंट सब लोगों को क्लियर है। अब देखो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो। इंडक्टिव इफेक्ट always exist in pair। इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जैसे आपने देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा पेयर में होता है, ठीक है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होता है हमेशा पेयर में होता है। मतलब अगर कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है कहीं रिडक्शन भी हुआ होगा, इसलिए हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन साथ में पढ़ते हैं ना। सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता, दोनों पेयर में। तो ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारे पास में पेयर में होता है। जैसे मैंने यहां पर क्या बताया कि इस बेंजीन का कौन सा इफेक्ट था? माइनस आई इफेक्ट। इस बेंजीन का कौन सा इफेक्ट था? माइनस। तो ऑटोमेटिकली CH3 का इफेक्ट कौन सा हो गया? ऑटोमेटिकली CH3 का इफेक्ट कौन सा हो गया? प्लस आई। ऑटोमेटिकली क्या हो गया? प्लस आई। मतलब प्लस आई और माइनस आई साथ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, प्लस आई और माइनस।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट is additive in nature and it has डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है तभी नेचर में क्या है, एडिटिव है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान से सुनना मेरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिससे डाइपोल मोमेंट कहा गया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिससे डाइपोल मोमेंट कहा गया था, ऑर्गेनिक में उसी का नाम लगभग इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई खास अंतर नहीं है। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, शब्द चेंज हो गए, जज्बात चेंज हो गए, और कुछ नहीं, हालात बदल गए, वक्त बदल गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। जैसे मान लो मेरे पास में दो चीजें हैं, यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है, चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव, दो क्लोरीन खींच रहे हैं, और यहां पर आता है पार्शियल पॉजिटिव डैश। क्या आप इन दोनों चार्जेस को कंपेयर कर सकते हो? डैश ज्यादा है कि बिना डैश के ज्यादा है? ज्यादा चार्ज कौन सा है? डैश वाला मेरे पास में ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां दो क्लोरीन है, मैंने क्या बोला, एडिटिव है, तो दो क्लोरीन जब खींचेंगे तो उनकी पावर ज्यादा होगी इन कंपेयर टू वन फ्लोरीन। तो क्या बोलूंगा मैं, जो पार्शियल डैश है, पार्शियल विदाउट डैश जो है वो ज्यादा होगा। पहले ही बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है। पांचवा पॉइंट देखो, रिजल्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट। Resultant inductive effect will be like this, or root of I1 square plus I2 square plus 2 I1 I2 cos of theta। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे चलता हूं। पांचवें पॉइंट तक सब लोगों को क्लियर है? पांचवें पॉइंट तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक, बहुत बढ़िया। छठा पॉइंट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब समझिएगा। देखो ये होता क्या है सिस्टम में, मैं चीजें समझाता हूं, एक बार आपको बेसिक से समझाता हूं। देखो यहां से इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगी यहां पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर यहां पार्शियल नेगेटिव आया तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा, अब ये भी यहां से खींचने लग जाएगा, तो यहां आता है पार्शियल डबल पॉजिटिव। फिर जैसे यहां पॉजिटिव आएगा ये भी खींचेगा, यहां पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव, फिर ये भी खींचेगा, फिर ऐसी कंडीशन आएगी, फिर ये भी खींचेगा, फिर ऐसी कंडीशन आएगी।
अरे गधेड़ों, एक डाउट था टाबर का, उस डाउट को, जो ये तुमने एंगल की बात करी है 120 डिग्री वाला, इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। कहीं चले जाते हैं यार, चलते फिरते यार। अरे यहाँ देखो एक बार, थोड़ी देर यहाँ देखो। ये क्या है मेरे पास में, 1 2 3 4 5, हाँ क्लोरोपेंटेन है भाई। यहाँ पार्शियल नेगेटिव, मान लीजिए पार्शियल नेगेटिव माइनस में 0.2 कुलाम है, तो ये कितना होगा, प्लस में 0.2 कुलाम, ये कितना होगा, ये कितना होगा, कितना, यस वेरी नाइस। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 कितना होगा, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मतलब 0.04। ये कितना होगा, 0.008। ये कितना होगा, 0.00016। और ये कितना होगा, 0.00032। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ में इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम चार्ज डेवलपमेंट कहाँ हुआ, इस कार्बन पर। इस कार्बन पर क्या हुआ, मैक्सिमम चार्ज डेवलपमेंट, मैक्सिमम चार्ज डेवलपमेंट। और यहां तक पहुंचते 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 कम हो गया। बाद में तो देखो आप लोग 0.0000। तो हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या कहते हैं, आफ्टर 4 कार्बन्स, आफ्टर 4 कार्बन्स inductive effect is nearly 0। 4 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स नियरली 0। अरे भाई गुणा किया, इसमें कौन सी कैलकुलेशन करी है यार, ये डैश था, डैश डैश 0.2 गुणा किया, फिर इसमें इसको गुणा किया, गुणा किया। आफ्टर 4 कार्बन, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आफ्टर 4 कार्बन्स इंडक्टिव इफेक्ट इज नियरली 0। अरे इतना क्लियर है तो आगे चलूं भाई, ऐसे रो मत तुम लोग यार, क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं पढ़ूंगा आगे। ठीक, कैलकुलेशन समझ में नहीं, मल्टीप्लाई करना है यार, 0.2 ये आ गया सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने मान लिया है ना, मैंने माना है कि माना कितना चार्ज आ गया, माना। ठीक, अब देखो 7 पॉइंट हो गए ना, 8वां पॉइंट देखते हैं इसमें। 8वां पॉइंट क्या है, इन जनरल alkyl groups have plus I effect। इन जनरल बोला है, हमेशा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बट इन जनरल जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। ठीक है, 9 पॉइंट देखो, 9 पॉइंट देखो, bulkier the alkyl group, greater the plus I effect।
इसको समझने के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहां देखिएगा, अगर आपसे पूछा गया कि कार्बोकेटाइन से ए, बी और सी, और आपसे पूछा गया है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सुनिएगा, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां देखो ध्यान से, जिस कार्बोकेटाइन से कार्बन कनेक्टेड है उनके सबके पास में मैंने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फिक्स कर दिए हैं 2, यहां भी 2, और इधर देख लो, ओ टावर इधर देखो, यहां भी 2, यहां भी 2, मतलब मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का रगड़ा जो है हटा दिया है। हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों में बराबर है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर किससे चेक करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से, रेजोनेंस जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने, अरे गधेड़ो सुन लो पहले, उत्तर बाद में दे देना। मैंने सब में 2 हाइड्रोजन क्यों रखे हैं इसके पास में, ताकि सब में क्या सेम हो, ऑल हैव सेम पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑल हैव सेम पॉसिबिलिटी ऑफ, अरे सुन लो रे, हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस तो वैसे ही नहीं होगा, तो मैं आंसर किससे दूंगा, मैं आंसर किससे दूंगा, मैं आंसर किससे दूंगा, इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर दूंगा। तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होगा, ये इसको धक्का देगा, ये धक्का देगा तो ये देगा, जैसे धक्का देगा तो तीनों धक्का देने, अरे ले पकड़ो रे पकड़ो रे पकड़ो रे पकड़ो रे, ले इलेक्ट्रॉन पकड़ पकड़ पकड़, खा ले, मर ले मर ले मर ले, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल इसका चार्ज बिल्कुल कम हो जाएगा। यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, फिर इसको धक्का, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले ग्रुप कितने हैं, सिर्फ 2 ही है, क्योंकि हाइड्रोजन तो क्या है, हाइड्रोजन, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट मेरे काम का नहीं। आई इफेक्ट कितना है हाइड्रोजन का, आई इफेक्ट 0 है। सुन रहे हो आप लोग, और यहां पर इस जगह पर, अरे इधर देखो, इस जगह पर धक्का दिया, इसको धक्का दिया, अब इसको धक्का देने वाला एक ही है, एक ही, सिर्फ एक ही। तो पहले वाले केस में मेरे पास में इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप क्या है, बल्कि है। यहां पर थोड़ा कम बल्कि हुआ, थोड़ा कम बल्कि, और यहां पर तो बल्कीनेस खत्म हो गई। बल्कि ग्रुप का, बल्कि वर्ड का मतलब समझते हो क्या आप लोग? अच्छा बताओ, लार्ज और बल्कि में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लार्ज और बल्कि में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे? हाथी, अरे हाथी, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अरे गधेड़ों, मैंने तो कार्बोकेटाइन फिक्स कर लिए, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बल्कि मतलब भारी, मोटा और लंबा, उल्टो की तरफ बोलते हैं। देखो, अगर एक 3 फीट का टावर है, कितने फीट का टावर है? सिर्फ 3 फीट का, और उसका वजन 120 किलो है ना, तो आप लोग उसे क्या कहोगे? उसे आप बल्कि कहोगे कि लार्ज कहोगे? उसे आप बल्कि कहोगे कि लार्ज कहोगे? बल्कि कहोगे, फैला हुआ है वहीं पर। और एक अगर 6 फीट का इंसान है और उसका वजन है 80 kg, 80 किलो, तो उसे आप क्या कहोगे? बल्कि कहोगे कि लार्ज कहोगे? अब लार्ज कहोगे ना। तो बल्कि मतलब क्या होता है? बल्कि मतलब क्या होता है? कांटेक्ट ऑफ सरफेस तो कम है, सरफेस कांटेक्ट तो कम है, ऊपर जाके फैला हुआ है, सरफेस कांटेक्ट तो उतना ही है। लार्ज का क्या होता है? हर चीज एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में होती है।
क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या सब लोगों को? ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। 9 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट देखो। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव चार्ज्ड ग्रुप्स हैव प्लस आई इफेक्ट। अगर किसी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो इट हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, इट हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में NH माइनस है, या मेरे पास में O माइनस है, या मेरे पास में मैं तो कहता हूं कि COO माइनस है। नेगेटिवली चार्ज कोई सा भी ग्रुप होगा, दे ऑलवेज हैव प्लस आई इफेक्ट, which is greater than न्यूट्रल ग्रुप्स। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 11 पॉइंट लिखो। पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स हैव माइनस आई इफेक्ट, which is always greater than neutral groups, which is always greater than neutral groups। तो यहां देखो एक बार, यहां देखो NH3 प्लस और NR3 प्लस या OH2 प्लस, इन सब का माइनस इफेक्ट होगा और वो किसी भी न्यूट्रल ग्रुप से ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? यहां नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? यहां नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? हाँ, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अरे गधेड़ों, 3 तो यहां बना है हाइड्रोजन से और ये चौथा बॉन्ड है। कोई सा भी एलिमेंट 4 बॉन्ड कब बनाता है? लोन पेयर गायब है, सही बात है। कोई सा भी एलिमेंट 4 बॉन्ड कब बनाता है? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 4 और 4 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट 4 बॉन्ड कब बनाता है? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव आते कितने हो जाएंगे? 4। पॉजिटिव आते कितने हो जाएंगे? 4। तो इसलिए 4 वैलेंसी पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज आया, 5 हो गए। अब इसने 3 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, 5 और 3 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। अब यहां देखो, अब यहां देखो एक बार, अब यहां देखो, क्या इतना क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यहां देखो, अगर मैं आपसे पूछता कि NR3 और NH3 which has greater minus I effect, which has greater minus I effect। मान लो यहां कोई ग्रुप है G, यहां भी कोई ग्रुप है G, सुनिए घबराओ मत, यहां देखो, ये नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन इसे ही खींचना है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन इसे ही खींचना है, इलेक्ट्रॉन इसे ही खींचना है, यहां भी इलेक्ट्रॉन इसे ही खींचना है, यहां भी इसे ही खींचना है। देखो यहां देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब खींचेगा? जब इसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो कि कम हो? नाइट्रोजन सुनिएगा, नाइट्रोजन इस ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब खींचेगा? जब इसमें इसकी जरूरत ज्यादा हो, इसकी जरूरत ज्यादा हो। दोनों केस में यही है। आप लोगों का सबका आंसर गलत है। गलत क्यों है उसका रीजन बता रहा हूं मैं, और इसीलिए एग्जाम में रोके आते हो फिर आप लोग, है ना। यहाँ देखो, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये खुद का माइनस आई शो कर रहा है ना। यहां इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, माइनस आई शो कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है भाई, बहुत ज्यादा। नाइट्रोजन जो है इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अब भाई बॉन्ड इसका है, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इधर इलेक्ट्रॉन, इधर तुम क्या करोगे? छोटे टावर, मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, तो इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेगा, इन सबसे खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड में ज्यादा पावर नहीं लगाएगा। अरे ठीक है, मैंने तो हाइड्रोजन से ले लिए पहले ही, तो इस बॉन्ड में ज्यादा पावर नहीं लगाएगा। यहां जो नाइट्रोजन है वो कहेगा अरे मुझे इलेक्ट्रॉन दो, लेकिन इतना आसानी से नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन है, कार्बन मतलब 6 प्रोटॉन है, कार्बन मतलब 6 प्रोटॉन है, कार्बन है मतलब 6 प्रोटॉन है। तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा तो पूरा जोर यहीं लगाएगा, पूरा जोर इसी बॉन्ड पर लगाएगा, पूरा जोर इसी बॉन्ड पर लगाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी बॉन्ड्स में उसका जोर नहीं चल रहा है, बाकी बॉन्ड्स में उसका जोर नहीं चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि NR3 का माइनस आई ज्यादा होता है। और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, क्या? यहां देख लो, रटना बंद कर दो। NR3 प्लस का ज्यादा होगा, देन NHR2 होगा, देन NH2R होगा, और फाइनली होगा NH3 प्लस। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो लिखना है अभी सबको। अरे R ग्रुप का प्लस आई भूल जाओ, फोकस इस बॉन्ड पे करना है। इसीलिए मैं रुक गया था थोड़ी देर की, तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा इसमें।
इसलिए मैं रुक गया था यहां पर। इस बॉन्ड के ऊपर फोकस करना है, इसी बॉन्ड के टर्म में चेक करनी है। ये इसको पूरा एक ग्रुप मानना है। अरे ओ बेवकूफो, ओ टाबरो, मेरी बात सुनो 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 सुनो। इसको पूरा एक ग्रुप मानना है, यहां कुछ चेक नहीं करना, इसको पूरा ग्रुप मानना है। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बाकी को चेक करना है। इसको तो पूरा एक ग्रुप मानना है, अरे इसको पूरा एक ग्रुप मानना है। और फिर यहां बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, यहां बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। इसको पूरा एक ग्रुप मानना है, पूरा एक ग्रुप मानना है। फिर इसके रेस्पेक्ट में बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। हाँ, कुछ उल्टा नहीं हुआ। और सुपर कॉन्सेप्ट लिख लो एक। ये तुम लोग गधेड़े ही गधेड़े हैं, सब उल्टा हो गया, एक सेकंड में रोने लग जाते हैं बेवकूफ लोग। क्या लिखना है? सुपर कॉन्सेप्ट। सुपर कॉन्सेप्ट क्या है? whenever hydrogen replaced by R group, electron withdrawing tendency increases। रट लेना है इसे, अभी कह रहा हूं, रट लेना है, रट। बाद में माथे आओगे मेरे, रट लेना है इसे। इसको पूरे एक ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इस ग्रुप के लिए भूल जाना है। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे मोमेंट चेक करना है। यहां पर भी इसको एक पूरे ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चेक करना है, सिर्फ इस बॉन्ड में। ठीक है, ये NR3 का माइनस आई ज्यादा होता है देन NHR2, देन NH2R, देन NH3। जब भी whenever हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। भाई ये तो याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। और नहीं याद करोगे तो सारे क्वेश्चन गलत करके आओगे। ये मेरे से लिखवा लो तुम लोग। अगर इसको याद नहीं करोगे तो सारे क्वेश्चन गलत करके आओगे, ये मेरे से लिखवा लो। कंफ्यूजन, तुम लोग यहां पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाना है, इसको एक ग्रुप की तरह मानना है। और नाइट्रोजन की पावर चेक करनी है। नाइट्रोजन पूरा जोर इसी बॉन्ड पर क्यों लगाएगा इस केस में? क्योंकि उसका R ग्रुप के सामने जोर नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है लेकिन उनके पास में 6 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन से तो फटाक से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। एक ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप है। ठीक, आगे चलते हैं। यहां देखो, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं मैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये भी मुझे लिखवाना ही था तो मैं लिखवा रहा हूं, बट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूं, है ना। कौन कौन है? ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है? ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। आई इफेक्ट कितना होता है? 0। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
in all isotopes of hydrogen, protium has maximum electronegativity. तो ट्राइटियम एंड ड्यूटेरियम हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है, ड्यूटेरियम जो होता है ना, इट हैज 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस. तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, KQ/R², जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, न्यूक्लियस की रेडियस बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन के साथ में एक न्यूट्रॉन भी है. तो जैसे ही न्यूक्लियस की रेडियस बढ़ जाएगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर क्या हो जाएगा? इसका प्लस आई ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. ठीक है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी है, एक न्यूट्रॉन भी है, तो उससे क्या हो गया? न्यूक्लियस साइज इंक्रीज्ड. किसी स्फेयर में या किसी भी पार्टिकल में अगर उसका रेडियस मेरे पास में ज़्यादा हो गया तो उसका जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कम हो जाता है. इतना तो आप लोग जानते ही हो, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कम हो जाता है, वीक हो जाता है. ठीक है, तो अब एक बार लिखते हैं, अपन आगे चलते हैं. लिखिए एक बार आप लोग, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट. ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा किसका होता है? NF3+, क्योंकि नाइट्रोजन मर भी जाएगा तब भी फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो उसकी भरपाई इस बॉन्ड से करेगा, इस बॉन्ड से भरपाई करेगा. क्लियर? इस बॉन्ड से भरपाई करेगा. देन वी हैव NR3+, then we have NR3+, then we have NH3+, then we have NH3+. ठीक है, then we have NO2, then we have CN, then we have CN. आप देख सकते हैं CN से ज्यादा क्यों हो गया? इट हैज 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. और हम लोग क्या जानते हैं? दैट माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, C++N. ठीक है ना, तो ये मेन बेसिक ऑर्डर है जो आप लोगों को ध्यान रखना है. फिर उसके बाद में वही सब आ जाएंगे. COH होता है, देन F Cl Br I, बाकी सब जितने भी हेलोजेंस हैं वो सब मेरे पास में आ जाएंगे. ठीक, बट मेन तो आपको यही ध्यान रखना होता है. वो तो सब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से बता सकते हैं, ये आपको यहां तक ध्यान रखना होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे वैसे भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा. ठीक है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चेक करके बता सकते हो इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है? क्या बोलेंगे? प्लस आई, क्योंकि 2.50 2.75 है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ होगा? राइट साइड में, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कौन सा हो जाएगा? माइनस आई। एक और क्वेश्चन देखो। इस पूरे ग्रुप का बता देते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो आप लोग बता सकते हो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, इसका प्लस आई हो जाएगा और इसका, तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग जो है ना आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज की क्लास में। आज का लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, पूरे फोकस से देखिएगा। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम किसका होगा? प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम किसका होता है? प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम नेगेटिवली चार्ज ग्रुप का होता है ना, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप का होता है नेगेटिव। प्लस आई मैक्सिमम एनाइंस का होता है, मैक्सिमम फॉर एनाइंस, यस, मैक्सिमम फॉर एनाइंस। तो ये मेरे पास में एक एनाइन है CS2 माइनस, इसका मैक्सिमम होगा। देन लेट्स सी आई हैव NH माइनस, है ना, देन आई हैव O माइनस। फिर उसके बाद में बल्कि अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, उससे थोड़ा कम बल्कि अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे थोड़ा कम बल्कि हो जाएगा CS3 CS2 देन CS3, ठीक है ना। ये सारे हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर फाइनली हम लोग बोल देंगे ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, इसका इफेक्ट कितना होता है? 0। इंपॉर्टेंट तो ये स्टार्टिंग वाला ही है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैव माइनस आई, नेगेटिवली चार्ज्ड हैव प्लस आई, and hydrogen has 0. Okay. So it was all about from my side. So get ready. बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बन कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।